नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एआई। आज की इस टॉपिक में हम आपको टैली ERP9 हिस्ट्री वर्जन ऑफ टैली के विषय में बताने वाले हैं। कृपया लास्ट तक वीडियो देखें और अच्छा लगे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए चलिए जानते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों के वर्गीकरण जिसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन हिंदी। अकाउंट में खाते 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? देखिए, पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा है मेरा रियल अकाउंट्स, इसको बोलते हैं वास्तविक खाता या वास्तविक खाता। तीसरा है मेरा नॉमिनल अकाउंट्स, इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता। तो चलिए देखते हैं इसका पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता की परिभाषा दोस्तों। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म या फिर कंपनी से संबंधित होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता कहते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। संदीप अकाउंट, ABC लिमिटेड अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, कैपिटल ड्राइंग अकाउंट जिसको बोलते हैं दोस्तों। दूसरा है मेरा दोस्तों रियल अकाउंट, वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों? देखते हैं। ऐसे सभी अकाउंट जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम दाख सकते हैं मगर महसूस नहीं कर सकते, उन्हें हम रियल अकाउंट, वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? देखते हैं। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहला है व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं के खातों को डेबिट करें दोस्तों। दूसरा है मेरा व्यापार से जाने वाली समस्त वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करें दोस्तों। इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं दोस्तों, डेबिट वश का मीन बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों आप बोल सकते हैं क्रेडिट वॉस गोस आउट। तीसरा मेरा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों? देखते हैं। व्यापार में समस्त खर्चों और हानियों व लाभ आय से संबंधित खातों को नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता या वास्तविक खाता में रखा जाता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट। इसका रूल्स ऑफ रियल अकाउंट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहला, व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट करें दोस्तों। दूसरा, व्यापार के समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करें दोस्तों। इसका शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। दूसरा आप बोल सकते हैं दोस्तों, क्रेडिट ऑल इनकम एंड अगेंस्ट। इसमें पहला है दोस्तों व्यापार, जिसको इंग्लिश में बोलना ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब ये है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है दोस्तों। सेकंड है व्यवसाय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बिजनेस। कोई एक ऐसा वैधानिक कार्य जो आय, इनकम, लाभ प्राप्त करने के पर्पस से किया जाता है वह व्यवसाय, बिजनेस कहलाता है दोस्तों। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं, सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां आदि आते हैं दोस्तों। तीसरा है मेरा पेशा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रोफेशन। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या फिर साधन जिसके लिए पूरा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसको हम पेशा कहते हैं दोस्तों। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर आदि के द्वारा किए गए काम पेशा कहलाते हैं दोस्तों। फोर्थ है मेरा मालिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनर। वह व्यक्ति या वस्तुओं का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, वह व्यापार के मालिक ओनर कहलाते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यापार का मालिक कोई एक ही व्यक्ति है तो वह प्रोप्राइटर कहलाता है दोस्तों। यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार, पार्टनर्स कहलाते हैं दोस्तों। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी मतलब कि शेयर होल्डर कहलाते हैं दोस्तों। पांचवा है मेरा पूंजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। व्यापार का स्वामी जो रुपए, माल, संपत्ति आदि चीजें व्यापार में लगाता है उसको ही हम पूंजी कहते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, देख लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको गौर से देखिए, गौर करके। रोहन ने 20,000 रुपये नगद लिए और 10,000 रुपये माल से एक कंप्यूटर की दुकान खोली। तो ऐसी स्थिति में उसकी इस व्यापार में लगी हुई पूंजी 30,000 रुपये होगी। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है दोस्तों और हानि होने पर पूंजी घटती है दोस्तों। 6 नंबर है मेरा माल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में
गुड्स, माल उस वस्तु को कहते हैं जिनका क्रय और विक्रय व्यापार में किया जाता है दोस्तों। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त सामग्री हो सकते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा उस व्यापारी के लिए गुड्स माल है दोस्तों। आहरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ड्राइंग, व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपए या फिर माल निकालता है तो उसका उसका आहरण ड्राइंग या निजी खर्च कहलाता है दोस्तों। 8वें नंबर है मेरा दोस्तों क्रय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परचेस, वे सभी आइटम जिसको सेल्स करने के पर्पस से खरीदा जाता है वो परचेस कहलाती है दोस्तों। व्यापार में माल उधार या फिर नगद खरीदा जा सकता है। 9th है मेरा विक्रय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्स, वे सभी आइटम जिसको हम सेल्स करते हैं वह सेल्स कहलाती है दोस्तों। मतलब कि जो माल बेचा जाता है उसको हम विक्रय कहते हैं। आपको बता दूं कि जो माल नगद बेचा जाता है उसको नगद विक्रय मतलब कैश सेल्स कहते हैं दोस्तों। और जो माल उधार बेचा जाता है उसको हम क्रेडिट सेल कहते हैं दोस्तों। 10 है मेरा दोस्तों क्रय वापसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड, जब भी खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसको हम क्रय वापसी परचेज रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं दोस्तों। मतलब कि गुड्स रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। 11वां है मेरा दोस्तों विक्रय वापसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल रिटर्न इन वर्ल्ड, जब बेचे गए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो इस प्रकार की वापसी को हम विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न इन वर्ल्ड कहते हैं दोस्तों। मतलब कि गुड्स इन वर्ल्ड कहते हैं रिटर्न बाय द कस्टमर फॉर एनी रीजन कहते हैं दोस्तों। 12 नंबर है मेरा दोस्तों राहतिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक्स, वे सभी आइटम जिनको हमने अभी नहीं बेचा वो हमारा स्टॉक कहलाता है। और दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि वो सभी आइटम्स जो अभी मेरे गोडाउन में है जिसको मैंने सेल्स आउट नहीं किया है वो स्टॉक कहलाता है दोस्तों। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं दोस्तों। और अगले साल के पहले दिन वही माल हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों कॉस्ट, जो माल मैंने बेचा है उसी कॉस्ट क्या है वही को हम कॉस्ट कहते हैं दोस्तों। लेनदार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्रेडिटर्स, वह व्यक्ति या फिर संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार पर माल या सेवाएं बेचती है वे लेनदार क्रेडिटर कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देनदार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डेबिटर्स, वह व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में से माल या सेवाएं या फिर रुपए उधार देती है वे देनदार डेबिटर्स कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा है दायित्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लाइबिलिटी हमारी देनदार होती है। लाइबिलिटीज हमारी वो एक्टिविटी होती है जो ओनर को छोड़कर हमें सबको देनी होती है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह सभी गतिविधियां जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या फिर स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं वे दायित्व लायबिलिटी कहलाते हैं दोस्तों। दायित्व लायबिलिटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला है दोस्तों अस्थाई दायित्व, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग टाइम फिक्स्ड लायबिलिटी, और दूसरा है चालू दायित्व
इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टर्म्स करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों संपत्ति, जिसको बोलते हैं असेस्ट इंग्लिश में। हमारे व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती है वह संपत्ति असेस्ट कहलाती है। संपत्ति असेस्ट मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? पहला है अचल संपत्ति, जिसको बोलते हैं फिक्स असेस्ट। दूसरा है चल संपत्ति, जिसको बोलते हैं करेंट असेस्ट। नेक्स्ट है मेरा दोस्तों एक्सपेंस डीचर्स। ये वो खर्चे होते हैं जिनके लिए मैंने पे करा होता है, ऐसे खर्चे जिसको मैंने पे किया हो, लाभ मिला। नेक्स्ट है मेरा दोस्तों बे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंस। हमारे माल के उत्पादन और उसे बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वो बे एक्सपेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका है दोस्तों, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, सैलरी एक्सपेंस होते हैं दोस्तों। बे एक्सपेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है प्रत्यक्ष बे डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष बे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला दोस्तों प्रत्यक्ष बे डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका परिभाषा है दोस्तों, देखिए ये वो खर्चे होते हैं ये वो खर्चे होते गई जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है दोस्तों। डायरेक्ट एक्सपेंस वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, फैक्ट्री की बिजली आदि प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, देखिए वो सभी एक्सपेंस जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधित होता है, अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत वो एक्सपेंस हैं जैसे कि विज्ञापन, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, बिजली का बिल, डायरेक्ट इत्यादि आते हैं दोस्तों, डिस्काउंट इत्यादि आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मेरा राजस्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेवेन्यू। इसका एग्जांपल, इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, देखिए गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल्स करने पर उसके जो प्राप्ति होती है उसको ही हम राजस्व रेवेन्यू कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है छूट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, देखिए व्यापारी द्वारा अपने कस्टमर्स को दी जाने वाली रियासत ही डिस्काउंट कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बैड डेट्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेटर्स यानी देनदारों से प्राप्त हो जाए ये आवश्यक नहीं है, इसलिए इस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती उसे व्यापारी का बैड डेट्स कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाउचर, व्यापार संबंधी सभी व्यवहार व लेन देन के प्रमाण के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए या फिर लिए जाते हैं उन्हें हम वाउचर कहते हैं दोस्तों। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने के लिए हम वाउचर का उपयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बैलेंस शीट, कंपनी का स्टेटमेंट जो कंपनी की सारी डिटेल्स आपको बताता है उसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।